हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। और DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं हम इस मास्टर सीरीज में। 2013 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन CDP के पूछे गए हैं उन सभी को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, आपकी परीक्षा को पास करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास ये रहती है आपकी। तो टारगेट है हमारा DSSB 2023। और साथ ही साथ ये जो क्लासेस हैं आपको सुपर टेट में भी इक्वली हेल्प करेगी, या कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं वहां भी आपको ये हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज की अपनी 10वें नंबर की क्लास की। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अभी तक हम सेकंड चैप्टर के 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, 101। पूछा गया है 5 कारक मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 5 कारक मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 फैक्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन गिवन है यहाँ पर आपके लिए। यह एक सैद्धांतिक मॉडल है जिसे कोस्टा और मैक्रे द्वारा विकसित और परीक्षण इस पर किया गया था। ठीक है, जो 5 कारक 5 फैक्टर मॉडल की बात करी गई है कि ये एक सैद्धांतिक मॉडल है और इसे कोस्टा और मैक्रे द्वारा विकसित किया गया था। अभी देखते हैं, पहले दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में कहा है कि यह संबंधित व्यक्तित्व लक्षणों के क्लस्टर में अंतर्निहित बिग 5 कारकों पर आधारित है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको बताना है कि 5 फैक्टर मॉडल के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली या दूसरी या दोनों या कोई भी नहीं। सो गाइज, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। 5 फैक्टर थ्योरी को हम बिग 5 के नाम से भी जानते हैं, है ना। बिग 5 फैक्टर भी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं कि ये एक सैद्धांतिक मॉडल है, इसे किसने विकसित किया था, कोस्टा और मैक्रे ने। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्याजे की थ्योरी से। प्याजे के अनुसार डैश उन प्रक्रियाओं के लिए शब्द है जिसके द्वारा एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करना सीखता है। इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जैसे कि किसी छोटे शिशु ने, बच्चे ने क्या किया, बाय चांस अपना अंगूठा चूस लिया। ठीक है, अब उसे उसे अच्छा लगा, ऐसा करने से उसको संतुष्टि मिली। तो अब वो उन क्रियाओं को, उन घटनाओं को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, पुनरुत्पन्न कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे? वृत्ताकार अभिक्रिया, रेडियो अभिक्रिया, शीघ्र अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए करेक्ट होगा। सर्कुलर रिएक्शन, रेडियो रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन या चेन रिएक्शन। देखो, जब एक ही क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो उसको हम चेन नहीं सर्कुलर रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये बार बार क्या हो रही है, दोहराई जा रही है। तो ये वर्ताकार अभिक्रिया या सर्कुलर रिएक्शन कहेंगे। आगे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, मोटर विकास के संदर्भ में क्रिया की प्रणाली क्या है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट व्हाट इज सिस्टम ऑफ एक्शन। पहला है इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, की कौशल का बढ़ता हुआ जटिल संयोजन, इसको हम मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। दूसरा है यह आंदोलन के एक व्यापक या अधिक सटीक परिसर और पर्यावरण के अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है। इट परमिट्स ए वाइडर और मोर प्रिसाइज रेंज ऑफ मूवमेंट एंड मोर कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंट। अब आपको बताना है कि मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा एक्शन इसमें से सही गिवन है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में। देखो, जब बात करते हैं पहले ऑप्शन की, मोटर विकास ऐसे कौशलों का जटिल संयोजन होता है जो हमारे दैनिक कार्य, प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए हमें सक्षम बनाता है, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, है ना। ये सभी क्या है, मोटर कौशल है हमारे। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, कि जैसे जैसे हमारे मोटर स्किल्स क्या हो जाते हैं, डेवलप होने लगते हैं, तो फिर
पर्यावरण पर अधिक नियंत्रण हम बना पाते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 104। देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में अस्थगित अनुकरण क्या है? ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज डेफर्ड इमिटेशन? यह एक बेली शब्द है। पियाजे के अनुसार यह समय बीतने के बाद देखे गए व्यवहार के पुनरुत्पादन को संदर्भित करता है। कि जो ये अस्थगित अनुकरण है, ये समय बीतने के बाद व्यवहार में जो पुनरुत्पादन होता है उसको संदर्भित करता है। इसके लिए हमें दोस्तों पहले पता होना चाहिए कि अस्थगित अनुकरण कहते किसे है। अस्थगित अनुकरण या विलंबित अनुकरण या फिर डेफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी क्रिया को देखता है किसी दूसरे को करते हुए, और फिर बाद में उस क्रिया को क्या करता है, नकल करता है। कि जैसे उसने देखी थी उसको बाद में जाके वैसे ही करने की कोशिश करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विलंबित अनुकरण, यानी तुरंत ना करके बाद में उसको अनुकरण करता है। तो यहाँ पर भी आपके दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPYAP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जो ये योजना थी किस आयु समूह के किशोरों के लिए चलाई गई थी? ठीक है, जो ये योजना थी NPYAP नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, ये किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है चलाई गई थी? तो यहाँ पर इस योजना को 10 से 19 वर्ष के बालकों के लिए या फिर किशोरों के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जेम्स कोलमैन का द एडोलेसेंट सोसाइटी मौलिक सेमिनल कार्य डैश की बात करता है। क्या पूछा है इसमें? जेम्स कोलमैन्स सेमिनल वर्क द एडोलेसेंट सोसाइटी टॉक्स अबाउट। जो जेम्स कोलेमन है, इन्होंने द एडोलेसेंट सोसाइटी के बारे में बताया। तो क्या बताया? कि किशोरों का एक उपसंस्कृति भी होती है। ठीक है, एक टीनेज सब कल्चर के बारे में इन्होंने बताया, या किशोर समाज या टीनेज सोसाइटी के बारे में इन्होंने बात करी थी अपने द एडोलेसेंट सोसाइटी टॉक्स में। ठीक है, या पुस्तक में। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? बिल्कुल, इन दोनों के ही बारे में बात करी थी। जब हम जेम्स कोलमैन की बात करते हैं दोस्तों, तो जेम्स कोलमैन ने किशोरों के समाज और उनकी अपनी एक उप संस्कृति यानी उनके सब कल्चर की व्याख्या करी थी। उनका मानना था कि युवा संस्कृति पुरानी पीढ़ियों की संस्कृति से कुछ अलग है, और युवा संस्कृति के भीतर कई अलग अलग और लगातार बदलते रहने वाले क्या है, सब कल्चर है, जो समय समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में यहाँ पर बात करी थी। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बच्चे के किस विकास में खेल अपनी भूमिका निभाता है? कि बच्चे जब खेलते हैं तो कौन कौन सा विकास होता है? क्या शारीरिक और मोटर विकास होता है, या भाषा का विकास होता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास होता है? आपको अब इसका आंसर करना है, क्या ये तीनों सही है, या फिर कोई दो, या फिर कोई एक। ठीक है, अब यही तीनों आपके ऑप्शन इसमें गिवन है। जल्दी से बता दीजिए, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? तो बिल्कुल सही, जब बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में उनका शारीरिक और मोटर विकास भी होता है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका अगला सवाल आपके सामने है, डैश नवजात शिशु है जो 4 सप्ताह तक का होता है। यानी जो 4 सप्ताह तक का शिशु होता है, नवजात शिशु, उसको आप किस नाम से जानेंगे? शिशु के नाम से यानी इन्फेंट के नाम से, या फिर नियोनेट के नाम से? ठीक है, जो 4 सप्ताह तक का बच्चा होता है उसको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल,
जल्दी से आंसर करिए, क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। देखो, जो नवजात शिशु होता है नियोनेट, उसको हम किस नाम से जानेंगे, नियोनेट। ठीक है, 4 सप्ताह तक के नवजात शिशु को हम नियोनेट कहते हैं। लेकिन जब बच्चा 1 महीने से 3 साल के बीच में रहता है, ठीक है, 1 महीने से लेकर के 3 साल तक के बीच में रहता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं, यानी इन्फेंट कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, दोनों कि इन्फेंट कब कहेंगे और नियोनेट कब कहेंगे। जब 4 सप्ताह तक का होगा जन्म से, उसको कहेंगे नियोनेट, ठीक है, और 1 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को कहेंगे हम शिशु, जिसको कि इन्फेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाल्यावस्था में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में पहल बनाम अपराध बोध क्या है। ठीक है, पहल बनाम अपराध आप लोग जानते हैं किसकी थ्योरीज में आया था, एरिक्सन ने बात करी थी ना इस तरह की थ्योरीज की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, व्हाट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो पहला ऑप्शन गिवन है, यह एरिक्सन के द्वारा दिया गया मनोसामाजिक विकास का तीसरा चरण है। दूसरा ऑप्शन है, इस चरण में बच्चे नैतिक आरक्षण के साथ लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा को संतुलित करते हैं, जो उन्हें पूरा करने से रोकता है। ठीक है, अब आपको बताना है दोनों सही है, कोई एक या फिर दोनों ही नहीं। देखो गाइस, पहले ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी, तो इसमें इन्होंने तीसरा चरण बताया था, पहल बनाम अपराध, जिसको इंग्लिश में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं। इस समय बच्चे की आयु जो है 3 से 5 वर्ष के बीच बच्चा रहता है। कुल कितनी स्टेज इन्होंने बताई थी, 8 स्टेज इन्होंने अपनी बताई थी एरिक्सन ने। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर पहला तो ऑप्शन हमारा सही हो गया कि ये तीसरी स्टेज है। अब दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, इस चरण में बच्चे नैतिक आरक्षण के साथ लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा को संतुलित करते हैं और उन्हें पूरा करने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर बच्चा इस स्टेज में है तो वो क्या करेगा, बच्चा पहल करेगा प्रश्न पूछने की, क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, क्योंकि इस एज के दौरान क्या होती है, बच्चा बहुत सक्रिय रहता है ना, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो वहीं अगर किसी ने उसके प्रश्न की पूछने की जो उसकी भावना है उसको और बढ़ावा दिया और उसको संतुष्ट किया, सही से उसका उत्तर देके, है ना, कुछ भी वो पूछ रहा है उसके बारे में सही से बता करके, समझा करके, तो क्या होगा, उसमें ये वाली जो भावना है उसका विकास होगा पहल करने की। लेकिन अगर वहीं किसी ने उसकी इस भावना को दबा दिया, ठीक है, उसको डांट डपट दिया जब उसने पहल करने की कोशिश करी, तो उसमें अपराध वाली भावना जो है, गिल्ट वाली भावना उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलात्मक विकास का वर्णन करता है। कलात्मक विकास का मतलब क्या होएगा, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, आर्टिस्ट वाला विकास आपका। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इट रिफ्लेक्ट मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेन एज वेल एज द मसल्स, कि जिसके अंदर जिसका आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा होता है या फिर कलात्मक विकास किस चीज का वर्णन करता है, यह मस्तिष्क के साथ साथ मांसपेशियों की परिपक्वता को भी दर्शाता है। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है। तो बिल्कुल सही है पहला तो ऑप्शन। अगला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमूर्त रूप से वास्तविक वस्तुओं को चित्रित करने के लिए कलात्मक विकास बच्चों के उद्देश्य में मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है। एकदम बढ़िया बात है। क्या होता है जिसके अंदर ये आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट को वो क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट्स में बदलने की कोशिश करता है, या फिर ये कह लीजिए कि जो वो सामने नहीं है उसको भी डिजाइन कर देता है, उसको भी बना देता है ना, इस तरीके से। और इसमें क्या होता है, बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है वो जिज्ञासु ज्यादा होते हैं इस तरह के बच्चे। और कला अन्वेषण में बच्चों को उनके मस्तिष्क में संबंध बनाने में भी ये मदद करता है, जो वो सोच रहे हैं उसको सामने प्रदर्शित करने में उनकी मदद करता है, सीखने में उनकी मदद करता है।
ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ए और बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किशोरों के बीच पहचान अंतर वस्तु को दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहचान अंतर वस्तु से यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि द आइडेंटिटी content among adolescents is considered to fall into two major domains. The interpersonal domain consists of which of the following? ठीक है, पारस्परिक क्षेत्र में कौन सा शामिल है? परिवार के बारे में पसंद, धर्म के से संबंधित, या करियर के बारे में, या फिर राजनीति से संबंधित पसंद। जब दोस्तों हम इंटरपर्सनल की बात करते हैं, पारस्परिक क्षेत्र जिसको कि हम इंटरपर्सनल कहते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल कहते हैं, इंटरपर्सनल डोमेन कहते हैं। तो इंटरपर्सनल डोमेन में क्या होता है, परिवार के बारे में पसंद जो है ये मैटर करती है किशोर की पहचान से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर 111वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो यहाँ पर परिवार का उसको बहुत ज़्यादा समर्थन भी चाहिए, है ना, एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है फैमिली के साथ। यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घुल मिलने लगता है, परिवार को दरकिनार करने लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर परिवार एक सही ढंग से दिशा निर्देश दे, है ना, सही ढंग से उसको समझाए, तो यहाँ पर ये एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है किशोर अवस्था के जीवन का बच्चे के लिए। तो परिवार बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, लचीलापन, आशावाद की भावना और इन सब के निर्माण में उसका समर्थन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस अवस्था में, किशोर अवस्था के दौरान पारिवारिक संबंधों को भी अक्सर पुनर्गठित किया जाता है। यहाँ पर ये इंटरपर्सनल स्किल्स पहले वाले ऑप्शन के साथ ही मैच करेगा, परिवार के बारे में पसंद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा है, प्याजे ठोस संचालन के बाद की अवधि में सोचने के संदर्भ में दो दावे करते हैं। देखो कई बार ना हिंदी में आप पढ़ोगे तो आपको ना चीजें समझ नहीं आएगी, तो यहाँ पर आपको जरूरी हो जाता है कि एक बार इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को जरूर देखें। प्याजे मेक्स टू क्लेम्स अबाउट थिंकिंग इन द पीरियड आफ्टर कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो पीरियड स्टेज है, इसके बाद में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसी है जो उससे मैच नहीं करती, ठीक है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन गिवन है, डेवलपमेंटल चेंजेस कंटिन्यू थ्रू अर्ली एडोलेसेंस, कि जो विकासात्मक परिवर्तन है वो प्रारंभिक किशोर अवस्था तक जारी रहते हैं। दूसरा ऑप्शन गिवन है कि औपचारिक परिचालन सोच विकास का अंतिम चरण होता है, कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यही क्या है, फाइनल स्टेज है। क्या ऐसा है, आपको बताना होगा यहाँ पर। तो देखो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट है दोनों ही गलत दिए गए हैं। क्या विकासात्मक परिवर्तन सिर्फ प्रारंभिक किशोर अवस्था तक रहते हैं? नहीं ना, इसके बाद भी लाइफ टाइम होते रहते हैं ना, तो इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी की बात करते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक ही बच्चे की सोच का विकास हो, की सोच के विकास का अंतिम चरण होता है। इसके बाद उसकी सोच में, है ना, उसकी थिंकिंग में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो क्या ऐसा कहना सही है? बिल्कुल गलत है भाई, लाइफ टाइम होता रहता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, सही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि गर्भ में बच्चे का दस्तावेजीकरण करने वाला पहला कलाकार कौन सा था। ठीक है, हु इज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू डॉक्यूमेंट ए चाइल्ड इन ए वूम। तो फ्रीडा काहेलो, या फिर क्लाड मोने, या फिर पाब्लो पिकासो, या फिर लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने ही मानव शरीर रचना के बारे में अपनी कलाकृति को बहुत ही सटीक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसमें गर्भ में बच्चे का दस्तावेजीकरण जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया इन आर्टिस्ट ने, जिसमें चाइल्ड इन ए वूम को दर्शाया गया था। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आपको याद हो तो मोनालिसा की जो पेंटिंग थी वो भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर अवस्था में बड़ी संख्या में भावनाओं और बढ़ी हुई भावनात्मकता को लार्सन और रिचर्ड द्वारा सूचित किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी भावना किशोरों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कि कौन सी वो भावना है जो किशोर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला है फीलिंग ऑफ चेयरफुलनेस, की प्रसन्नता की भावना को दर्शाते हैं, है ना। इग्नोर्ड एंड नर्वस, अनदेखा करते हैं, कभी कभी घबराए हुए होते हैं, कुछ चीजों के बारे में अनिश्चित भी होते हैं। तो ये सारी ही भावनाएं प्रदर्शित करी जाती है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन आपके ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑल आर करेक्ट। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पूर्व परिचालन तर्क के संदर्भ में थ्री माउंटेन टास्क को किसने विकसित किया था? ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल रीजनिंग। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने बताई थी, आपको ध्यान है? हाँ ध्यान है, किसने? प्याजे ने। अगर आपको थ्री माउंटेन टास्क वाली बात भी याद नहीं है तो आपको पूर्व परिचालन तर्क, या जिसको हम प्री ऑपरेशनल रीजनिंग कहते हैं, इसके बारे में तो ध्यान होगा कि इसके बारे में प्याजे ने बात करी थी। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस थ्री माउंटेन टास्क में क्या था कि 3 माउंटेन बनाए गए थे, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, और इस मॉडल को बच्चे को दिखाया जाता था, अलग अलग नजरिए से एक्सप्लोर करने को कहा जाता था, और फिर इस मॉडल के एक तरफ बैठकर वो बताता था कि मुझे इसमें क्या दिख रहा है। इससे हुआ क्या, इस मॉडल के जरिए इन्होंने बच्चे में जो आत्म केंद्रीयता की भावना होती है उसको दर्शाया था। ठीक है, कि बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, अपने आप को ही विश्व का या सबका केंद्र मानते हैं, कि मैं ही हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही सबको दिखाई देता है, जैसा मुझे फील होता है। ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ वही बाकी सब भी देख पा रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। सो गाइज, ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को तो आपको शेयर जरूर करना है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो थोड़ा सा हौसला अफजाई तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।